नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से एक और नई वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें हम आज एक वाक्य या एक शब्द वाले प्रश्नों के उत्तर करेंगे। देखिए, जो आज हम वीडियो करा रहे हैं ये लेसन नंबर 16 से है और इससे पहले हमने कई वीडियो की है और जो कि अपने YouTube चैनल पर भी डाल रखी है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बात की थी और आज उन्हीं से संबंधित हम एक शब्द या एक वाक्य में आंसर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखिए, इसने क्या कहा है इसकी बात करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ जैसे वायु, मृदा, वन्य जीवन, ये सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से क्या अभिप्राय है। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्या कहलाता है। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग बताना है तो वो कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं सदुपयोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहलाता है। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे या उनका हम उचित उपयोग करेंगे तो उसी चीज को हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 कि पर्यावरणीय समस्याएं किन्हें कहते हैं। देखिए, पर्यावरणीय समस्याएं कैसे उत्पन्न होती है और हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों से अनुचित प्रबंधन से उत्पन्न। देखिए, जो हम प्राकृतिक संसाधन उपयोग करते हैं जब हम उनका उचित प्रबंधन नहीं करते, उनका संरक्षण नहीं करते तो उनसे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उसे हम पर्यावरणीय समस्याएं कहते हैं। जैसे ओजोन परत का घटना, यदि हम वातावरण के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे ही मात्रा में यूज करते रहे, उपयोग करते रहे तो हमारी जो ओजोन परत है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 4 कि वो कह रहा है कुछ पर्यावरणीय समस्याओं की सूची बनाइए। देखिए, पर्यावरणीय समस्याएं क्या है? जैसे ओजोन परत का धीरे धीरे नष्ट होना, वैश्विक तापन, मृदा अपरदन, अम्लीय वर्षा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी जो है समस्याएं जो है वे पर्यावरणीय समस्याएं कहलाती है और इनसे पर्यावरण के अंदर अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 5 प्रदूषण किसे कहते हैं। देखिए, प्रदूषण का यदि हम सिंपल वे में मीनिंग देखें तो प्रदूषण का यदि हम मीनिंग देखें तो वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन। अवांछनीय परिवर्तन का मतलब है यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, यानी कि अनचाहे परिवर्तन होते हैं उनसे प्रदूषण होता है। देखिए, वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन होना प्रदूषण कहलाता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं कि प्रदूषक किसे कहते हैं। प्रदूषक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। देखिए, वे भौतिक कारक या वे जैविक कारक जो पर्यावरण के अंदर कुछ अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। समझ में आ गया होगा प्रदूषक क्या है। वे पदार्थ जो पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। और
प्रदूषण की बात करें तो हमने बताया प्रदूषण जो होता है वायु के अंदर, जल के अंदर, मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन जब हो जाता है तो प्रदूषण फैलता है। और मैं आपको बताऊं प्रदूषण जो है 4 प्रकार का होता है। एक वायु प्रदूषण होता है, एक जल प्रदूषण होता है, एक मृदा प्रदूषण होता है और एक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि वायु प्रदूषण के कुछ प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए। देखिए, जिससे जो प्रकृति के अंदर घटित होते हैं और जिससे वायु प्रदूषण होता है, जैसे दावानल, ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तेज धूल भरी आंधियां जो आती हैं, ये वायु के अंदर अवांछनीय परिवर्तन कर देती हैं और जिससे वायु प्रदूषण होता है। प्रश्न नंबर 8, संरक्षण की परिभाषा दीजिए। देखिए, संरक्षण शब्द हमने सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 में पढ़ा था कि संरक्षण करना, संसाधनों का संरक्षण करना। तो संरक्षण है क्या? कि प्राकृतिक संसाधनों का सीमित और उचित प्रकार से उपयोग तथा अपव्यय को रोकना संरक्षण कहलाता है। देखिए, यदि हम संसाधनों का उचित उपयोग नहीं करेंगे या भली भांति उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है या जीवाश्म ईंधन है वे सीमित मात्रा में है। यदि हम उनका अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो हमारा जो है आर्थिक विकास रुक जाएगा। इसलिए आपने क्या ध्यान रखना है कि प्राकृतिक या प्राकृतिक संसाधनों का सीमित या उचित प्रकार से उपयोग और अपव्यय को रोकना संरक्षण कहलाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की 4 विधि बताइए। देखिए, एक तो जैसे फसल चक्रण, क्योंकि फसल चक्रण करने से जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है वो समाप्त नहीं होती। दूसरा है वृक्षारोपण, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। कागज जो है अधिक वेस्ट नहीं करने चाहिए। कांच धातु का पुण्य चक्रण, वर्षा का जल उच्च प्रबंधन। देखिए, इसमें कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हम किस तरह कर सकते हैं। 4 ऐसे हमें उपाय बताइए। देखिए, फसल चक्र यानी कि फसल को बार बार बोकर, वृक्षारोपण अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, दूसरा कांच कागज धातु का पुनर्चक्रण करके, और वर्षा के जल को संग्रहित करके उसका उचित प्रबंधन करके हमें क्या कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। उद्योगों के लिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, उद्योगों के लिए कच्चे माल का एकमात्र स्रोत क्या है। देखिए, उद्योगों के लिए कच्चे माल का एकमात्र स्रोत जो है वो वन है, और यदि हम नॉर्मली बात करें तो दूसरा कृषि है। देखिए, उद्योग कच्चे माल पर, कृषि पर या वनों पर आधारित रहता है। वन उन्मूलन के 2 कारण बताइए। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है वन उन्मूलन यानी कि वनों की कटाई, वनों की कटाई के 2 उदाहरण बताइए। एक तो सड़कों का विकास जो हो रहा है, ये वनों के वनोन्मूलन में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है। और बांधों का निर्माण, कि बांध जहाँ पर बनाए जाते हैं वहाँ का जो वन्य क्षेत्र है वो साफ कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं कि वनों से प्राप्त होने वाले वृक्षों के नाम बताइए। देखिए, वनों से जो वृक्ष प्राप्त होते हैं वो है चीड़, टीक, साल और यूकलिप्टस। ये जो पौधे हैं, ये जो वन है या वृक्ष है, ये हमें वनों से प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो वन्य जीवन का संरक्षण क्यों जरूरी है। देखिए, वन्य जीवन जो होते हैं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन्य और वन्य जीव जो होते हैं पारिस्थितिक संतुलन बनाकर रखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं कि स्टेक होल्डर यानी कि दावेदार से आप क्या समझते हैं कि स्टेक होल्डर होता क्या है। कि किसी भी वस्तु में रुचि रखने वाला व्यक्ति जो होता है वो स्टेक होल्डर कहलाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो होता है यदि वो किसी विषय में रुचि रखता है तो हम उसे स्टेक होल्डर यानी कि दावेदार के नाम से जानते हैं। और जैसे वनों के संरक्षण के लिए प्रथम दावेदार उसके या उनके पास रहने वाले लोग होते हैं। देखिए, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स वे व्यक्ति होते हैं
जो जैसे किसी वस्तु में रुचि रखते हैं। और दूसरी बात, वनों के संरक्षण के लिए प्रथम दावेदार यानी कि प्रथम स्टेक होल्डर उनको माना जाता है जो उनके आसपास रहते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 कि खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा के लिए किस महिला ने अपने जीवन की बलि दे दी थी। देखिए जो अमृता देवी विश्नोई जो थी उसने खेजड़ी नामक वृक्ष के लिए अपने जीवन की बलि दे दी थी। तो भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार अमृता देवी विश्नोई भी स्टार्ट कर रखा है जो वन्य एवं वन्य जीव या जीवन सुरक्षा में योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए है। प्रश्न नंबर 16 चिपको आंदोलन कहां चलाया गया था। देखिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड के रैनी गांव में चलाया गया था और ये चलाया था सुंदर लाल बहुगुणा ने। ये जो सुंदर लाल बहुगुणा है उसने इसको चलाया था। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। ये आ भी गया कि चिपको आंदोलन किसने चलाया था, सुंदर लाल बहुगुणा ने चलाया था। प्रश्न नंबर 18 चिपको आंदोलन किस संसाधन से संबंधित है। देखिए वनों से। हमने बताया था कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसमें लोग जो है वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए वनों से चिपक गए थे। प्रश्न नंबर 19 वन्य उत्पादों पर आधारित उद्योगों के नाम बताइए। कागज उद्योग है, प्लाईवुड उद्योग है, माचिस उद्योग है। ये सभी उद्योग जो है वनों पर आधारित होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार किसके सम्मान में दिया गया। अमृता देवी विश्नोई जिसने खेजड़ी नामक वृक्षों के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। प्रश्न नंबर 21 वन्य जीवन को संरक्षित रखने के 2 उपाय बताइए कि वन्य जीवन को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो 2 उपाय बताइए। पहला कि वन्य प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और दूसरा वन्य प्राणियों के आवास सुरक्षित रखने चाहिए। सबसे पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है कि वन्य जीवन को सुरक्षित या संरक्षित रखने के लिए हमें वन्य प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाना होगा और दूसरा वन्य प्राणियों के आवास सुरक्षित रखने होंगे, तभी हम वन्य जीवन को संरक्षित रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार का क्या योगदान है। देखिए वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय पार्क, दूसरा राष्ट्रीय वन्य संरक्षण स्थल ये स्थापित किए जाने चाहिए। इन्हीं से भारत सरकार जो है वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए योगदान दे सकती है। अब थोड़ा सा हटके प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है कि जल संभर प्रबंधन में जैव द्रव्यमान में वृद्धि के लिए मृदा एवं जल का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण पर जोर देना क्या कहलाता है। देखिए जल संभर प्रबंधन क्या कहलाता है। दोबारा ध्यान से देखिए कि जल संभर प्रबंधन में जैव द्रव्यमान में वृद्धि के लिए मृदा एवं जल का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण करना जल संभर प्रबंधन कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि मृदा एवं जल का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण ये करना जल संभर प्रबंधन कहलाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम 24 की बात करते हैं। बांध बनाने की क्या आवश्यकता होती है। देखिए बांध बनाने की आवश्यकता एक तो विद्युत उत्पादन करने के लिए और दूसरा सिंचाई करने के लिए। बांध बनाने के लिए हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि बांध बनाने के लिए बांध बनाने में हम क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पादित कर सकते हैं और दूसरा सिंचाई कर सकते हैं। बांध जो है वो हमारे लिए विद्युत उत्पादन में मदद करता है और दूसरा सिंचाई के लिए मदद करता है। प्रश्न नंबर 25
ऐसी दो परियोजनाओं के नाम बताइए जिनका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया हो। देखिए, पहला है टिहरी बांध परियोजना। ये हमारी जो है टिहरी बांध परियोजना जो है, जब ये बनाई गई थी तो उस दौरान इसका बहुत ज़्यादा बहिष्कार किया गया था, इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था। और दूसरा है सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसलिए आपने ध्यान देना है कि सरदार सरोवर बांध योजना और टिहरी बांध परियोजना जो है, इनका सबसे ज़्यादा यानी कि बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था। प्रश्न नंबर 26, चेक डैम क्या है? देखिए, चेक डैम मिट्टी की अस्थाई या स्थायी दीवारें होती हैं। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया कि चेक डैम होते क्या है, कि स्थायी और अस्थायी दीवारें होती है जिन्हें कृत्रिम झीलों में जल इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है, जिससे भूमिगत जल में वृद्धि हो सके। देखिए, चेक डैम क्यों बनाए जाते हैं? यहाँ पे आ गया, एक तो भूमिगत जल में वृद्धि करने के लिए, और दूसरा जल का उपयोग सिंचाई करने के लिए चेक डैम का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 28, कुल शब्द। देखिए, ये मैंने आपको बताया था और पिछली वीडियो में भी बताया था, पहला ही प्रश्न था कि हिमाचल में सिंचाई का एक स्थानीय तंत्र होता है और जो लगभग 400 वर्षों पहले शुरू किया गया था। ये हिमाचल प्रदेश की बात है। हिमाचल प्रदेश में जो सिंचाई की जाती है वो कुल्हड़ से की जाती है। प्रश्न नंबर 29, नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम बताइए। देखिए, अभी मैंने बताया था सरदार सरोवर बांध जो है वो क्या है? सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 30, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? देखिए, प्रदूषण दो तरह से हम मानते हैं, एक प्राकृतिक प्रदूषण होता है और एक कृत्रिम प्रदूषण होता है। प्राकृतिक प्रदूषण यानी कि जो प्रकृति के द्वारा किसी अवांछनीय परिवर्तन के दौरान फैलता है, और कृत्रिम प्रदूषण जो होता है जब मानवीय क्रियाकलाप होते हैं उनके द्वारा होने वाला जो प्रदूषण होता है वो कृत्रिम प्रदूषण कहलाता है। अब प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की, कि कृत्रिम प्रदूषकों के उदाहरण दीजिए। देखिए, सबसे पहला उदाहरण जो है वो है जनसंख्या विस्फोट, दूसरा जो उदाहरण है वो औद्योगिकरण है, और तीसरा जो उदाहरण है वो वनोन्मूलन है। ये जो है मानवीय जो प्रदूषक कहलाते हैं वे है, क्योंकि कृत्रिम शब्द जो है वो मानव से ही रिलेटेड है, तो मानवीय प्रदूषक भी कह सकते हैं, और यहाँ पे हम इनको कृत्रिम प्रदूषक भी कह सकते हैं। देखिए, दोबारा समझ में आ गया होगा, जो मानव के द्वारा प्रदूषक होते हैं, मानव के द्वारा फैलाए जाने वाले, जैसे जनसंख्या विस्फोट भी है, औद्योगिकरण भी है और वनोन्मूलन भी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं। वो कह रहा है कि जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक क्या होते हैं? वे प्रदूषक जिनका विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन किया जा सकता है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। यानी कि वे प्रदूषक जिनका विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा, यानी कि सूक्ष्म जीव मतलब है जीवाणु और कवक के द्वारा अपघटन किया जा सकता है, उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं कि जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक के उदाहरण दीजिए। देखिए, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक जो होते हैं, घरेलू कूड़ा करकट, मलमूत्र, कृषि अपशिष्ट, प्रयुक्त कागज, बेकार लकड़ी, बेकार कपड़े, ये सभी चीजें जो है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक किसे कहते हैं। वे प्रदूषक जिनका सरल उत्पादों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से उनको सरल उत्पादों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं। यदि हम इनके उदाहरणों की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 जो है, प्रश्न नंबर जो 35 है वो कह रहा है अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक जैसे DDT, पीड़कनाशी, कीटनाशी, प्लास्टिक, शीशा और पारा, ये सभी चीजें जो है वो हमारी अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 36,
ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ का नाम बताइए। देखिए मैंने कई वीडियो में भी जिक्र किया है कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले कारक जो है या पदार्थ जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना है कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला कारक जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। प्रश्न नंबर 37 से कौन सी युक्तियां क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ती है? तो रेफ्रिजरेटर ये CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ती है, अग्निशामक यंत्र और एरोसोल स्प्रे, ये ऐसी युक्तियां हैं जिनसे जो है पर्यावरण के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ी जाती हैं और जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती हैं। उन ऑक्साइडों के नाम लिखिए जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। देखिए दो तरह के होते हैं, एक सल्फर के ऑक्साइड होते हैं और एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। अम्लीय वर्षा लाने में सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कार्य करते हैं। सल्फर के ऑक्साइड जैसे SO2, SO3 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, N2O। प्रश्न नंबर 39 में देखिए क्या कह रहा है कि पौधा घर प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी दो गैसों के नाम बताने हैं। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम CO2 बोलते हैं और दूसरी है मीथेन जिसको हम CH4 बोलते हैं। तो ये दो गैसें जो होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। प्रश्न नंबर 40, जीवाश्म ईंधनों के वहन में कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। यदि शॉर्टकट में लिखे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें जो होती है जीवाश्म ईंधन के वहन यानी कि जीवाश्म ईंधन का जब हम प्रयोग करते हैं तो उनमें होती है। प्रश्न नंबर 41 कि संपोषित विकास से क्या आप समझते हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे हम विकास की बात करते हैं तो सिर्फ हम वृद्धि की बात करते हैं, लेकिन जब हम संपोषित विकास की बात करेंगे तो ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को देखते हुए किया जाता है उसे हम संपोषित विकास कहते हैं। प्रश्न नंबर 42, कोलिफॉर्म जीवाणु क्या है? देखिए मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु या जीवाणुओं का समूह कोलिफॉर्म जीवाणु कहलाता है। प्रश्न नंबर 43 में देखिए गंगा जल की गुणवत्ता के कम होने के क्या कारण है? एक तो मलमूत्र और मृत व्यक्तियों की राख जो होती है गंगा नदी के जल में बहा दी जाती है। प्रश्न नंबर 44, गंगा सफाई योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? मैंने बताया था गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में शुरू किया गया था गंगा एक्शन प्लान, जिसको हम गंगा सफाई योजना के नाम से जानते हैं। गंगा के जल का प्रदूषण किन मानकों पर निर्धारित किया जाता है? देखिए गंगा के जल का प्रदूषण जो होता है कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति और जल का pH मान कितना है उस मानक पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 46 जो है वो कह रहा है 3R क्या है? तो मैंने कई बार आपको पिछली वीडियो में भी डिस्कस करके बताया था। 3R का मतलब है रिड्यूज यानी कि कम उपयोग करना, रिसाइकल पुण्य चक्रण करना, रीयूज पुण्य उपयोग करना। देखिए ये पहले R का मतलब है, ये दूसरे R का मतलब है और ये तीसरे R का मतलब है। अब हम प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं कि मल का अपघटन करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो मल का जो अपघटन करते हैं वो ई कोलाई। देखिए ई कोलाई जो है ये एक ऐसा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होता है जो मल का अपघटन करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 48, ऐसे कुछ पदार्थों की सूची बनाइए जिनका पुण्य चक्रण हो सकता है। देखिए धातु जो है उसका पुण्य चक्रण हो सकता है तो हम लिख देंगे धातु के टुकड़े, कागज का भी पुण्य चक्रण हो जाता है, गत्ते का भी पुण्य चक्रण हो जाता है और प्लास्टिक के टुकड़े जो होते हैं उनका भी पुण्य चक्रण हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 49 कि संसाधनों के संरक्षण में मुख्य बाधाएं क्या है? देखिए जनसंख्या विस्फोट और औद्योगिकरण जो है, जनसंख्या विस्फोट और औद्योगिकरण जो है वो संसाधनों के संरक्षण में मुख्य बाधाएं
पनपा देता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 50 की 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम लिखो जो पर्यावरणीय संरक्षण में सहायता करती है। एक तो UNEP है और एक IUCN है। तो UNEP जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है और IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या नेचर है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 की, वन्य जीव किन्हें कहते हैं। देखिए, वन्य में निवास करने वाले प्राणियों को वन्य जीव कहते हैं। जो जीव वनों के अंदर निवास करते हैं उन्हें हम वन्य जीव कहते हैं। प्रश्न नंबर 52 की जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। मृत जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि जो मरे हुए जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं उनके अवशेषों से लाखों करोड़ों वर्षों में ईंधन बनती है और उन ईंधनों को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 53 जीवाश्म ईंधन के नाम बताइए। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मैंने कई बार डिस्कस किया है। प्रश्न नंबर 54 जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय है। देखिए, अनवीकरणीय का मतलब आप समझते हैं कि जिनको हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते एक बार समाप्त होने के बाद। प्रश्न नंबर 55 कि जीवाश्म ईंधन के दहन से, देखिए पीछे भी बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये जीवाश्म ईंधन के दहन होने से गैसें उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 56 वायुमंडल में उपस्थित 3 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसों के नाम बताइए। देखिए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अम्लीय वर्षा के लिए रिपीट हो गया NO2, SO3, SO2, ये जो है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें है। 2 प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जल और वायु जो है ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 59 कोलीफॉर्म जीवाणु क्या। देखिए, कोलीफॉर्म जीवाणुओं का एक समूह जो मानव आंत में पाया जाता है उसे हम कोलीफॉर्म जीवाणु कहते हैं। ये मनुष्य की आंत के अंदर पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 60 कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 जून को। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 61 की बात करो, एक जैव विविधता हॉटस्पॉट का उदाहरण दे दिए। ये रिपीट हो गया वन जो है, क्योंकि वनों के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु यानी कि विभिन्न प्रकार की स्पीसीज एक साथ रहती है तो उसको जैव विविधता कहते हैं। और 62वां प्रश्न है अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो राष्ट्रीय वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार, जो कि अमृता देवी बिश्नोई के खेजरी नामक वृक्ष के बलिदान, अपने जीवन का उन्होंने बलिदान दे दिया था, तो उस वर्ष उसके लिए भारत सरकार ने एक पुरस्कार चलाया था जिसका नाम है राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। प्रश्न नंबर 63 2 जल विद्युत परियोजनाओं के नाम बताइए जिनके निर्माण को लोगों के बड़े पैमाने पर विरोध करना पड़ा था। अभी बताया था। एक तो गुजरात में नर्मदा परियोजना जो कि जिसपे सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार सरोवर बांध बना है। दूसरा उत्तराखंड में गंगा नदी पर टिहरी बांध बना है। ये जो है ये जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई थी जिनका लोगों ने भारी भरकम विरोध किया था। प्रश्न नंबर 64 ऐसी 2 औद्योगिक आवश्यकताओं का नाम बताइए जिनसे वनों का विनाश होता है। सड़कें बनाना और बांध का निर्माण करना। इनसे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है। देखिए, पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव है, सभी जीव हैं, उनके लिए जल सबसे उपयोगी है। लेकिन मानव की बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान है। प्रश्न नंबर 66 किसी क्षेत्र की जैव विविधता का पैमाना क्या होता है। उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज की संख्या जो है वो हमारी जैव विविधता कहलाती है। और प्रश्न नंबर 67 मनुष्य की आंत में
किस वर्ग का जीवाणु पाया जाता है, तो सभी को पता है कोलीफॉर्म वर्ग का जीवाणु होता है, जिसकी पानी में उपस्थिति बीमारी के संक्रमण को दर्शाती है और जिससे रोगाणु उत्पन्न होती है उसे कोलीफॉर्म वर्ग का जीवाणु कहते हैं। देखिए ये मानव की आंत में पाया जाता है। देखिए हमने अपने इस चैप्टर के अंदर लगभग इससे पहले अपने चैनल पर कम से कम 5 वीडियो डाल रखी है और हमने अपने चैनल का नाम भी हर वीडियो में बताया है, अल्फ़ा सर। देखिए आपको हमारे अल्फ़ा सर चैनल पर जाकर विजिट करना है और विज्ञान विषय से या गणित विषय से संबंधित जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है, अभ्यास है, उसको करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। देखिए हम लगभग अपने स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अधिक से अधिक प्रश्नों को समझाने की कोशिश कर रही है, जिससे विद्यार्थियों के अच्छे अंक आ सके। देखिए बोर्ड परीक्षाओं के अंदर सबसे मेन मोटिव जो होता है वो परीक्षाओं के अंदर अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना होता है। इसलिए जिसको भी अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना है तो हमारे चैनल पर जाकर हमारे मैथ्स यानी कि गणित विषय से और विज्ञान विषय से जाकर आप अपनी वीडियो देख सकते हो। वहाँ पर हमने अधिक से अधिक क्वेश्चन से डाले हुए हैं। धन्यवाद।